हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीडीएस के एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। सीडीएस और एनडीए ये दोनों एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सेशन हम लेके आए हैं। इसमें हम एनडीए और सीडीएस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस, और साथ ही साथ में जहां पे दिक्कत आएगी उस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझेंगे। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। तो चलिए जी करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आंसर कीजिएगा आप साथ के साथ। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। तो भाई बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन हमारा बनेगा उसकी डायरेक्शन पूछी हुई है आपसे यहाँ से। अगर बात करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। भाई ड्राइंग का मेरा थोड़ा सा है बट आप समझ लीजिएगा। ये 0 डिग्री है, ये हमारा ऊपर 23.5 आ गया, फिर 66 आ गया, ऊपर 90 डिग्री आ गया। तो ऐसे नीचे है हमारा, हमारे पास प्रेशर बेल्ट होती है जो इक्वेटर वाला एरिया हमारा 0 डिग्री। तो वहां पे हमारे पास इक्वेटोरल लो प्रेशर बेल्ट होती है, इक्वेटोरल लो प्रेशर बेल्ट। उससे ऊपर 30 डिग्री यहाँ पे हमारे पास होगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आपको पता है इक्वेटर पे गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, तो क्या होगी, यहाँ से हवा गर्म होकर हमेशा ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। हवा ऊपर उठी, यहाँ पे एक सेल बन रहा है और हवा यहाँ पे डिसेंड कर जाएगी 30 डिग्री पे, नीचे बैठ जाएगी। तो वहां पे ठंडी हवा होगी, तो वहां पे हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होएगा हमारा हाई, टेम्परेचर होएगा वहां पे लो। तो वहां से हवा कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी 30 डिग्री, जो यहाँ कहीं है हमारा, वहां से हवा ऐसे नीचे चलेगी, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे 30 से ऊपर को हवा चलेगी। और आपको पता है कि क्रियोलिस जो होती है, क्रियोलिस फोर्स इक्वेटर पे हमारी 0 होती है, जिस कारण क्या है, हमारी हवा की डायरेक्शन चेंज होती है क्रियोलिस से। अगर आप देखोगे अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो ये नॉर्थ में राइट को डेविएट कर देगी हवा को, और साउथ में लेफ्ट को डेविएट कर देगी। और विंड का पाथ ये ऊपर से नीचे आ रही है, इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट ये है, ठीक है जी। यहाँ पे इसका लेफ्ट ये है। और विंड ईस्ट साइड से वेस्ट साइड को विंड जा रही है। तो जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है हमारा, ये 0 to 30 के बीच में पड़ेगा, 23 वाला एरिया आ गया हमारा। तो यहाँ पे विंड की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्टर्ली होगी। तो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन भी क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी। तो भाई ये सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने फेरल ट्राई सेलुलर मॉडल किया हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आंसर होएगा ए, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हमारा साइक्लोन मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नो ट्रीज आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम नियर पोलर रीजन ऑफ नदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज ड्यू टू। तो भाई जो टुंड्रा बायोम है हमारे पास ऊपर जाके, ये काफी एल्टीट्यूड के ऊपर हाइट पे मिलेगा हमें, लैटिट्यूड पे। वहां पे हमें ट्रीज नहीं देखने को मिलते। वहां पे ट्रीज नहीं मिलने का कारण क्या है ये पोलर रीजन में, दिस इज ड्यू टू स्नोफॉल इनहिबिट्स प्लांट रेस्पिरेशन, फ्रोजन आइस बीनीथ द सरफेस सॉइल, परमाफ्रोस्ट रेस्ट्रिक्ट रूट ग्रोथ। तो भाई हमने जब ये किए थे क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमने देखा था इक्वेटर पे तो हमारे सारा साल बारिश पड़ेगी, गर्मी रहेगी। तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जिसे हम गर्मियाँ कहते हैं। सारा साल गर्मियाँ रहती है वहाँ पे, विंटर्स नहीं आती, एब्सेंस होती है वहाँ पे। तो उसके ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास ईस्ट कोस्ट पे हमें मिलता है ट्रॉपिकल मेराइन और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बीच में बारिश कम हो जाएगी, वहां पे हमें ग्रासेस देखने को मिलेंगे। बारिश कम होगी तो वहां पे ग्रासलैंड देखने को मिलेगी सूडान में। और आगे जाएंगे बारिश बिल्कुल ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर ऊपर अगर हम बात करेंगे 30 डिग्री, 30 to 45 में हमें क्या देखने को मिलेंगे, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सेंटर में स्टेपी मिलेगा और आगे चाइना टाइप, ठीक है जी। और ये हमारा जो टुंड्रा है ये हमें सबसे ऊपर देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि साउथ में तो हमारे पास बिल्कुल लैंड है ही नहीं, लैंड मास है ही नहीं। तो टुंड्रा क्लाइमेट हमें नॉर्थ में देखने को मिलेगा, वहां पे ट्रीज नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रोजन आइस होती है, तो वहां पे रूट्स की ग्रोथ नहीं होती। पर्मा फ्रोस्ट वहां पे मिलेगी, मोसेस एंड लिचन्स वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। आंसर होएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ एक्सिस वर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड नॉट हैव बीन हैपन। अगर अर्थ का जो एक्सिस है परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट से, तो इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है जी। भाई अब आप खुद देख लो, अर्थ टिल्टेड है 23.5 पे, ये बोल रहे हैं अगर ना हो तो हम खुद, आप खुद सोचिए, नॉर्थ पोल ऑलवेज लाई इन द अर्थ,
क्या नॉर्थ पोल पे हमेशा अंधेरा रहेगा? कहीं भी नहीं, ऐसी सिचुएशन कभी होने वाली नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सीधा ही ए बन जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? आंसर होगी यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता, आंसर होएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेट स्ट्रीम्स आर यूजुअली फाउंड इन, ये भी हमें फेरल स्टाइल सेलुलर मॉडल पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। तो जो हमारा नॉर्मल लाइफ के जो फिनोमिना है, सारी एक्टिविटीज, वो हमें मेनली ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम्स है ये हमें ट्रोपोपॉज में देखने को मिलेगी। आंसर होएगा हमारा सी। लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर हमने किया था। जो ग्राउंड पे अर्थ पे हमें लेयर मिलेगी वो सबसे पहले कौन सी आएगी? ट्रोपोस्फेयर। सारी जो लाइफ वाली एक्टिविटीज हैं वो हमें यहीं पे देखने को मिलेगी। बारिश, क्लाउड्स, ट्रीज, रेनफॉल, वो सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे सेपरेट करेगी ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होगा। ये आप सोच सकते हैं पहाड़ों की तरफ, जब भी हम हिमाचल या किसी भी जगह जाते हैं ऊपर उत्तराखंड, तो हमें क्या मिलता है? हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो स्ट्रेटो में क्या मिलेगा? हाइट बढ़ेगी, साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये हमने लेयर्स की हुई है, उसमें आ जाता है हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, लिस्ट दी हुई है हमारे पास यहाँ पे। इन्होंने बोला हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। हमारे पास ये पीक दी हुई है हिमालयस की, तो यहाँ पे हमने लोकेट करना उनको मैप में। पीक कौन सी दी हुई है हमारे पास? ऑप्शन में मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट। अब भाई हमें पता है नामचा बरवा हमारी इधर है। ठीक है जी, ये वाला एरिया आ गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न नामचा बरवा। तो यहाँ से हमें एक क्लियर बात पता चल रही है कि जो हमारा सी है वो 4 आएगा सी का। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में सी का 4 दो बार ही है। ठीक है जी, और पक्का पता चल रहा है बी का 3 ही है। लो, अब यहां से ऑप्शन हमारे पास बन रहा है ए या तो बन रहा है डी। अब बात आती है माउंट एवरेस्ट और मकालू की। मकालू हमें सबसे आगे मिलेगी और फिर उसके बाद मिलेगी हमें माउंट एवरेस्ट। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। भाई अब ग्रासलैंड्स दे दिए और कंट्रीज दे दी, ये भी हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा हुआ है। ग्रासलैंड्स और कहाँ कहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड मिलेगा। ठीक है जी, जब हमने ये स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, सूडान, सवाना, ये सारा किया था, तब हमने ये ग्रासलैंड्स किए थे। तो भाई आपको पता है, अगर मैं बात करूं, हम मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हमें सबसे डाउन नेशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सदर्न हेमिस्फेयर में, वैसे तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की भी कुछ कंट्रीज हैं, बट ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है नीचे। तो डाउन से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया डाउन है मैप में, तो डाउन कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। डी का भाई 2 है बंधु लोग, डी का 2। ये तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बन रहे, सॉरी सी है, ये डाउन सी है। सी का 2, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सी का 2, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर बचा हमारे पास ए और सी में से। अब बी का देखो 3 हो गया। अब बी का 3 है, वेल्स कहाँ पे है हमारे पास? साउथ अफ्रीका में। ये हमारा क्लियर है। अब देखो पेम्पास बचा और लियानोस बचा। पेम्पास कहाँ पे है? ग्रासलैंड, ये हमारा अर्जेंटीना में, और लियानोस वेनेजुएला में है। तो आंसर बन रहा है हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। भाई सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हमारे पास था। नेक्स्ट आ जाइए। हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, अरेबिया एक्सेट्रा रिसीव वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दिस इज बिकॉज दे। भाई जो हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं, जैसे सहारा हो गया, अरेबिया हो गया, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है नामात्र। इसके पीछे रीजन क्या है? डू नॉट रिसीव मॉइस्चर बेरिंग विंड्स फ्रॉम द ओशन। तो भाई कहीं ना कहीं ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब हम बात करते हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट होती है वहां पे बारिश हो जाती है, ट्रॉपिकल मेराइन टाइप जो होती है हमारी ट्रॉपिकल एरियाज में। फिर बीच में आ जाता है हमारा ड्राई डेसिडुअस, जैसे सवाना टाइप, फिर आएंगे डेजर्ट। तो एक रीजन ये बन सकता है, बट हमें हमेशा एक चीज पता है कि जो भी हमारी बारिश का रीजन है वो एक हाई प्रेशर लो प्रेशर से भी है। जहां पे हाई प्रेशर होएगा वहां पे कभी बारिश नहीं होगी। तो ये जो डेजर्ट्स हैं ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर है हमारे। अगर आप बात करोगे, जब भी हम ओशिनोग्राफी करते हैं तब वहां पे हम ओशन करंट्स की बात करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं ये आपको पता है। साउथ में ये मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर मूव करेंगे ये क्लॉकवाइज। तो देखना जब नीचे से, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री है, एक करंट मूव कर रहा है, ये नॉर्थ वाली साइड है, ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा ऊपर से, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। जब तो ये इक्वेटर से जाएगा तब तो गर्म हवा होगी, तो ये क्या करेगी? यहाँ पे टेम्परेचर को लो कर देगी, सॉरी टेम्परेचर को हाई कर देगी, प्रेशर को लो कर देगी, लो प्रेशर। जब ये ऊपर से आएगी पोलर रीजन से, तब क्या होगा? ये ठंडी हवा होगी।
जिस कारण ये टेम्परेचर को क्या कर देती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये एक रीजन है यहाँ पे डेजर्ट का। आंसर होएगा सी। नेक्स्ट आ जाइए, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम। तो भाई लैटिट्यूड की सिंपल बात दे दी, चाहे हम नॉर्थ जा रहे हैं चाहे हम जा रहे हैं साउथ, तो ये कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है? भाई ये बिल्कुल हमें पता है कि ये सेंटर से होता है। देखो ये हमारा 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये बिल्कुल सेंटर से क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सेंटर से है, सेंटर ऑफ द अर्थ। आंसर होएगा ए हमारा। नेक्स्ट आ जाइए सिरक्को। भाई ये भी सिंपल है, सिरक्को ये हमने विंड्स की थी हमारी, मिस्टर होगी, ठीक है, तो ये सारी विंड्स हैं। सिरक्को भी क्या है, एक लोकल विंड का नाम है। ये कहाँ पे चल रही है, ये हमारी साउथ अफ्रीका में चलती है, सिरक्को मोरक्को में। याद रखिएगा लोकल विंड है, गर्म विंड है। जो भी हमारी साउथ अफ्रीका में चलने वाली विंड्स हैं सारी सारी गर्म ही विंड्स है वहां पे। याद करने का ये सिंपल तरीका है। मिस्टर होगी, ये ठंडी हवा फ्रांस में चल रही है। ठीक है जी, ये सारी विंड्स हम देखेंगे, हमने की भी हुई है ये क्लास में। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑफ द मिडल लैटिट्यूड ग्राफ। ये भी हमने जब क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड किया था तब किया था। तो वहां पे हमने क्या देखा था, जो मिडल लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स हैं, जो हमारा स्टेपी टाइप ऑफ एरिया जाता है, वो क्या होता है, वहां पे भाई जो ग्रास होएगा वो बहुत ज्यादा न्यूट्रियस ग्रास होएगा, काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें। तो वहां पे क्या होता है, जो फार्म्स के साइज भी होती है, आपने अमेरिका की साइड देखे, रशिया में बहुत बड़े फार्म्स होते हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, दी साइज ऑफ फार्म्स आर जनरली लार्ज, ये बिल्कुल सही है। और जमीन बहुत ज्यादा है, तो भाई वहां पे हाथ से तो ये कल्टीवेशन वगैरह करेंगे नहीं, मैकेनाइज्ड होएगी जहाँ पे सारी मशीन से होती है। तो ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आ रहा है एक्सटेंसिव फार्मिंग। हमारे पास इंडिया में हम बात करते हैं सब्सिस्टेंसिव की, तो वहां पे एक्सटेंसिव है, बहुत बड़े स्केल पे वो कर रहे हैं। तो आंसर होएगा सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन चूज करेंगे हम सी, 1 2 एंड 3, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट आ जाइए, अभी हमारे पास डेजर्ट दे दिए हैं और साथ में कंट्रीज भी दे दी हैं। हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा डेजर्ट कौन सी कंट्री में है। अब डेजर्ट है कालाहारी, नामीब, नूबियन, एटाकामा। सबसे पहले एटाकामा हमें पता है, एटाकामा हमारा कहाँ पे है, चिली में। तो भाई डी का 4 होएगा। यहाँ पे यार थोड़ा सा ना ये दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है जी, स्लाइड में मैं आपको यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ साथ के साथ में। डी का हमारा 4 होएगा। अब कालाहारी कहाँ पे है, कालाहारी हमारा बोट्सवाना में है, ए का आएगा 3 हमारे पास, ए का 3, डी का 4। अब नामीब, अंगोला, नुबियन, सुडान। तो आंसर रहेगा हमारा भाई यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास दिख नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन आप चाहे छोड़ भी दो, क्योंकि आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हम फिर कर लेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम इस क्वेश्चन को दोबारा से ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एन एंटी साइक्लोन इज करेक्ट। भाई अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था साइक्लोन के ऊपर, कि साइक्लोन की मूवमेंट क्या होगी। हमने देखा था कि उसकी डायरेक्शन, अगर वो बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं तो ईस्ट टू वेस्ट होगी। 30 डिग्री के ऊपर विंड कौन सी चलने लग जाती है, वेस्टर्ली, तो वहां पे क्या डायरेक्शन रहेगी हमारी, वेस्ट टू ईस्ट रहेगी। अब बात आ गई एंटी साइक्लोन की। भाई साइक्लोन कैसे बनता है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सेंटर में लो प्रेशर और चारों तरफ हाई प्रेशर। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा तो उसके लिए और भी कंडीशंस हैं, करियोलिस फोर्स, लार्जर सी सरफेस, 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। अब यहाँ पे बात हुई हमारी एंटी साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन बिल्कुल इससे उल्ट होएगा, इसमें क्या होएगा, हाई प्रेशर बीच में, लो प्रेशर बाहर। ये होएगा। एंटी साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम विद हाई प्रेशर सेंटर। तो भाई हाई प्रेशर सेंटर में ये स्टेटमेंट सही हो रही है। एंटी साइक्लोन मूवमेंट ऑफ विंड इज इनवर्ड। हवा भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, आपको पता है, इनवर्ड नहीं होगी, आउटवर्ड होगी, तो ये भी गलत होगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एन एरिया इज पॉइंट सिग्निफिकेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज इन एंटी साइक्लोन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट हमारे गलत होगी, क्योंकि डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हुई है। नॉर्थ में चलता है ये एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में चलेगा ये क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन उससे उल्ट होगा। ठीक है, आ जाइए। द मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज इन एंटी साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ में तो क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज होगी एंटी साइक्लोन की, क्योंकि क्लॉकवाइज हमने किसकी की हुई है, ये साइक्लोन की है। एंटी साइक्लोन की काउंटर क्लॉकवाइज होगी सदर्न हेमिस्फीयर में।
नेक्स्ट है रेन शेडो इफेक्ट। तो रेन शेडो इफेक्ट कौन सी बारिश के साथ क्या होएगा, एसोसिएट होएगा भाई। रेन शेडो मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो हमारे पहाड़ है, ये लगा लो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, बीच से टूटे हुए ईस्टर्न घाट्स ऐसे, ये कंप्लीट चेन नहीं है हमारी, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। अब जब बारिश आ रही है हमारे पास इंडिया में मॉनसून, ये आके वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड पे टकराएंगी, इस तरफ तो करेंगे बारिश, और इस तरफ क्या होएगा, ये सूखा रह जाएगा। जैसे हमारा नासिक वाला एरिया, वहां पे ड्राउट कंडीशन होती है, तो इसको क्या बोला जाएगा, रेन बेयरिंग जोन। इधर वाले को बोला जाएगा रेन शेडो जोन। तो इस तरफ को किससे एसोसिएटेड है, ये ओरोग्राफिकल रेनफॉल के साथ है। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, तो रेन शेडो जोन ओरोग्राफिक रेनफॉल के साथ क्या होएगा, एसोसिएटेड होएगा। नेक्स्ट है जो इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन, जो इंसोलेशन इंटेंसिटी है इंसोलेशन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। वो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, लैटिट्यूड आंसर होएगा। आपने देखा है ये इक्वेटर है, और ये 23 के ऊपर इसकी रेज कैसे पड़ती है, स्लैंट होके पड़ती है, ठीक है जी, 23 के ऊपर। तो जो इंटेंसिटी होएगी इंसोलेशन की, वो डिपेंड किस पे करेगी, लैटिट्यूड के ऊपर करेगी। इक्वेटर पे डायरेक्टली हिट करता है सूरज, और 23 डिग्री के ऊपर स्लैंट होकर रेज पड़ेगी हमारे। तो इंटेंसिटी इंसोलेशन की किस पर डिपेंड करेगी, लैटिट्यूड के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, फिर साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है, बिल्कुल लो प्रेशर सिस्टम होता है। एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सिस्टम होता है। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, विंड की मूवमेंट पूछी हुई है, क्लॉकवाइज होती है नॉर्थ में, बट विंड की मूवमेंट हमारे पास क्या होगी, एंटी साइक्लोन है यहाँ पे, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ऐसे ऐसे नॉर्थ में ये कैसे घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज नहीं होगी, ये क्लॉकवाइज कहाँ पे होगी, साउथ में होगी। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओनली वन। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत हो चुकी है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन है हमारे पास, पेंटागोनिया, तलकमान, ईरानियन, तुर्कमेन डेजर्ट, चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें से आंसर हमारा पेंटागोनियन डेजर्ट। तो ये लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये हमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जो चिली, अर्जेंटीना, ये सारा वहां पे देखने को मिलेगा पेंटागोनियन डेजर्ट। एक रीजन ये भी है इसका, तो वही वहां पे मैंने क्या बताया कि जो डेजर्ट्स हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये हमें हाई प्रेशर जोन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह भाई हमें एक करंट देखने को मिलेगा जो नीचे से आ रहा है, कोल्ड करंट है। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा वो करंट का क्या नाम है। डोलड्रम्स पूछा हुआ है, डोलड्रम इज अ ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, ट्रॉपिकल विंड डिफ्लेक्शन बेल्ट, सब ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट। अब भाई ये हमारा क्या एरिया, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, थोड़ा सा समझने की बात है बस, नीचे भी ऐसा होगा बिल्कुल। अब ये क्या है हमारे पास, इक्वेटोरल लो प्रेशर बेल्ट है। यहीं पे हमें क्या मिलेगा, डोलड्रम्स मिलेंगे 0 to 5 के बीच में, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डोलड्रम्स 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे विंड क्या होती है, विंड आ रही है हाई प्रेशर से, यहाँ पे आके क्रियोलिस है नहीं हमारे पास, क्रियोलिस एब्सेंट होती है, विंड को कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, तो विंड क्या हो रही है, यहाँ पे विंड की कोई मूवमेंट नहीं होती यहाँ पे, तो ये क्या होगी, ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट आ जाइए, इक्वेटोरल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, एक सेकंड में पिछले क्वेश्चन में आपको एक और बात बता दूं। यहाँ पे 30 डिग्री पे भी हमारी विंड दो तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही है, एक ऊपर को जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे भी विंड के पास कोई पाथ नहीं होएगा। यहाँ पे क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड माना जाएगा, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। क्योंकि जब अरब्स ट्रेड करते थे ना, उनकी शिप से यहाँ पे आकर डोलने लग जाती थी। वो क्या करते थे, शिप्स में घोड़े होते थे, उनको उठा के पानी में फेंक देते थे कि शायद हमारी शिप पे वजन ज्यादा हो। तो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे क्या बोला जाता है, 30 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड। 5 डिग्री को क्या बोला जाएगा, डोलड्रम्स और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जैसे जैसे सूरज अपना पाथ चेंज करेगा, तो ये विंड बेल्ट्स भी हमारी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है, इनको और क्या बोला जाता है। सवाना तो हमें पता है यार, ये हमें ट्रॉपिकल से आगे मिलेंगे, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है हमारे, ट्रॉपिकल मानसून वाला एरिया, मेराइन वाला एरिया है ईस्ट कोस्ट पे, उससे आगे मिलते हैं हमें सवाना। कैंपोस ग्रासलैंड को बोला जाता है लियानोस्फीयर। सेल्वा किसे बोला जाएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को ही सेल्वास बोला जाता है। हमें ये नहीं है कि हमें ये टर्म्स नहीं पता, हमें ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए। आंसर रहेगा सेल्वास।
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रुप्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड इन इंडिया बिगिनिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट कवर्ड एरिया। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किस, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स हैं उनमें से किसके पास लार्जेस्ट कवर्ड एरिया है, फिर उससे कम ऐसे बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो लार्जेस्ट कवर्ड एरिया है वो क्या है, मॉइस्ट डेसिडुअस का, फिर आएगा ड्राई डेसिडुअस का, वेट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। आंसर रहेगा सिंपल 1 2 3 4, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट मोस्टली ओवर द। तो जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं बंधु, याद रखना टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में मैं नॉर्थ और साउथ में इनकी डायरेक्शन की उसकी नहीं बात कर रहा कि कैसे मूव करेंगे साइक्लोन, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मैं इनकी डायरेक्शन की बात करने जा रहा हूँ अभी। तो जो ये साइक्लोन्स हैं चाहे वो टेम्परेट हो चाहे वो क्या हो ट्रॉपिकल हो, ये कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो क्या होगी, जो ट्रॉपिकल है उसकी तो रहेगी ईस्ट टू वेस्ट, जो टेम्परेट होएगा उसकी रहेगी वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वो वेस्टर्ली में आ रहे हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के भी हमने कंडीशंस देखे थे। टेम्परेट साइक्लोन वहां पे हमारा ऐसे नहीं बनेगा कि क्लाइमेट टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, पानी की जरूरत है, वहां पे दो एयर मास, हॉट एयर मास कोल्ड एयर मास आपस में कोलाइड करेंगे, तब जाके टेम्परेट साइक्लोन बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे होते हैं ये, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ये एक्टिवेट होते हैं। आंसर रहेगा सी। ये कहीं भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, दे कैन ओरिजिनेट एज वेल ओशियन एज वेल एज लैंड, कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। Let's move to next question. Which one among the following statement is not correct? भाई चार स्टेटमेंट है, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल स्पीसीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सही है। 1/3 ऑफ लैंड सरफेस इज एरिड और सेमी एरिड, ये भी सही है। भाई इस क्वेश्चन को ऐसा मान लो कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, पर आप एक चीज ध्यान रखो, डी स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे, वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स आर लोकेटेड अक्रॉस द इक्वेटर। भाई इक्वेटर पे मैं अभी अभी क्या बता के हटा हूँ, सारा साल जब हमने क्लाइमेट्स किए थे गर्मी रहती है, वहां पे विंटर्स एब्सेंट होती है, तो वहां पे सारा साल गर्मी होएगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होएगी और बारिश होएगी। तो बारिश होएगी, डेजर्ट कैसे होएगा, तो आंसर हमारा क्लियर कट क्या आ जाएगा, डी, ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिनूक विंड इज नॉट करेक्ट। भाई चिनूक विंड है, चिनूक हमारे पास आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ठीक है जी। तो चिनूक है क्या, ये चिनूक ये विंड है, ये कहाँ पे चल रही है, नॉर्थ अमेरिका में चल रही है, ये पैसिफिक ओशन से राइज करती है, हॉट एंड ड्राई विंड है ये हमारी, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग रॉकीज दे डिसेंड टू ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स, दे ब्रिंग रेनफॉल इन द प्रेरीज, दिस विंड्स आर बेनिफिशियल टू व्हीट कल्टीवेशन। तो भाई ये व्हीट कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद नहीं होती, आंसर रहेगा डी। ये क्या करती हैं, इनको स्नो ईटर भी बोला जाता है, ये बर्फ को पिघलाती जाएगी, ये विंड कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। दिस साइक्लोनिक स्टॉर्म अकरिंग ओवर कैरिबियन सी इज नोन एज। भाई साइक्लोन्स के नेम जब हमने साइक्लोन्स के थे बार बार याद किए थे, हमारे इंडियन ओशियन में साइक्लोन बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, विली विली, ठीक है। टाइफून कनाडा चाइना में बोला जाएगा, हरिकेन्स बोला जाता है कैरिबियन सी, ये अमेरिका की तरफ। आंसर रहेगा सी, हरिकेन्स आर द करेक्ट आंसर। वाइड रेंज एंड वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, टोरेंशियल इन करेक्टर मूसलधार, रिवर्सल ऑफ विंड्स एंड अनसर्टेन अराइवल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो भाई रिवर्सल ऑफ विंड्स, अब हमारे पास मानसून हवाएं ऊपर को जा रही है, क्योंकि पामेर नोट गर्म हो चुका था इसलिए विंड्स ऊपर को आई पानी लेके मानसून। अब बाद में सूर्य जब नीचे शिफ्ट हो रहा है 21 जून के बाद, अब नीचे जाएगा, फिर नीचे क्या करेगा, नीचे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ऊपर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब विंड कैसे मूव करेगी, ऊपर से नीचे को मूव करनी स्टार्ट कर देगी, तो रिवर्सल ऑफ विंड। अब ये जाके ईस्टर्न घाट्स पे टकराएंगे तमिलनाडु में, तो सर्दियों में बारिश करते हैं ये तमिलनाडु में, तो बात किसकी हो रही है, मानसून की। आंसर रहेगा हमारा सी, सिंपल सा आंसर है। मैक्रियल स्काई इज एसोसिएटेड विद क्लाउड टाइप। मैक्रियल स्काई पूछा हुआ है कि किस क्लाउड का टाइप है। अब मैक्रियल क्या होती है, मछली को बोला जाता है कि मछली की टाइप पे वैरायटी है मैक्रियल। ऐसे क्लाउड्स मछली की शेप में बने होते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो ऐसे कांटेदार से होते हैं मछली भाई बनी हुई। मेरी ड्राइंग नहीं है, आप छोड़ ही दो इस चीज को, तो चाहे आप देख लेना, नेट पे सर्च करना मैक्रियल फिश या मैक्रियल स्काई, आपको दोनों में सिमिलैरिटीज दिख जाएंगी। तो पूछा हुआ है कौन से क्लाउड से एसोसिएटेड है।
तो भाई मैं के लिए हाई क्लाउड्स होंगे, काफी ऊपर होंगे। अब ऊपर है तो सिरा है, तो ऑप्शन में सिरा एक ही है, और थोड़े से रुईदार होते हैं तो ये क्या होंगे, रुई जैसे होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब पूछा हुआ है हमारे पास एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना होता है अर्थ के सरफेस का, 15 डिग्री सेल्सियस। आ गया भाई हमारा फेरल लॉज के ऊपर क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे पूछा हुआ है फेरल लॉ इज रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन ऑफ। तो भाई डिफ्लेक्शन किसकी हो रहा है, फेरल्स ट्राइसेलुलर मॉडल हमने किया था। एयर मास, हॉट एयर मास, मानसून एयर मास, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया था, ट्रेड विंड्स ईस्टर्ली और वेस्टर्ली एंड ओशियन। तो आंसर रहेगा हमारा डी। ग्रासलैंड्स के ऊपर फिर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने बता दिया था डाउन से, साउथ अफ्रीका का भी हमने अभी अभी किया था, क्या था, वेल्ट्स। तो ये साउथ अफ्रीका का, ये ऑस्ट्रेलिया का। अब आप मेरे को सेल्वास और लियानोस बताओ, क्योंकि ये भी हमने थोड़ी देर पहले किए थे ग्राफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरिकेन्स इज आर करेक्ट। अब भाई हरिकेन्स ये भी हमारे साइक्लोन है, इनके ऊपर पूछा हुआ है। दे डेवलप ओवर द ओशन बिटवीन 8 to 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है जी। दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन साउथ अटलांटिक ओशियन। दे डू नॉट डेवलप क्लोज टू द इक्वेटर। तो भाई इक्वेटर के पास तो ये बन ही नहीं सकते। तीसरी स्टेटमेंट हमारी जहां पे भी आ रही है सही है, क्योंकि यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स 0 होती है, तो ये यहाँ पे नहीं बन सकता। अब बचा है हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, आंसर होएगा हमारा या तो 1323 123। दे डेवलप ओवर द ओशन बिटवीन 8 डिग्री टू 15 डिग्री। ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी, 1 and 3 भी हो सकता है। ये साउथ अटलांटिक ओशन में मोस्टली एब्सेंट होते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है। मैं जाऊंगा यहाँ पे डी के साथ। When the wind blows from all side to the center low, मैप में बना के देखते हैं, हर साइड से सेंटर में लो प्रेशर है, हर साइड से विंड आ रही है, तो मतलब हर साइड पे हाई प्रेशर है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये साइक्लोन की बात हो रही है, ठीक है जी। एंटी साइक्लोन की नहीं, साइक्लोन की, क्योंकि लो प्रेशर बीच में है और ये घूम भी एंटी क्लॉकवाइज रहा है, तो ये नॉर्थ में होएगा, ठीक है जी, नॉर्थ में होएगा ये एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ में तो होएगा नहीं, साउथ आ रहा है। अब बचा हमारे पास दो, यहाँ पे विंड आ रही है, दो एयर मास टकरा नहीं रहे, विंड आ रही है साइड से, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है। आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक डायग्राम दे दी है, उसमें बताया हुआ है स्कीमेटिक रिलेशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट ओवर लैंड। क्लाइमेट टाइप है, एक तरफ तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर है, एक तरफ इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन है, बारिश है। तो हमने बताना है लेफ्ट टू राइट कहाँ पे बारिश कैसे हुई। मॉनसून ट्रॉपिक्स दे रखे हैं, वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एरिड, सेमी एरिड और रेनी। सबसे कम कहाँ पे होगी बारिश, इंक्रीज कहाँ कहाँ पे करती जाएगी, पहले तो होगी एरिड में, फिर उससे ज्यादा होगी वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स में, फिर मॉनसून पे, फिर रेनी ट्रॉपिक्स पे। अब पहला नंबर मैंने दिया 3 को, दूसरा दिया 2 को, पहला तीसरा दिया पहले को, और फिर 4। अगर देखो किसी ऑप्शन में है 3 to 1 बाई डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, या तो जो ऑप्शन ए होएगा वो बताएगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। दूसरी है ए और आर दोनों ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। तीसरा है ए ट्रू है आर फॉल्स है। चौथा है ए फॉल्स है आर ट्रू है। आइए देखते हैं। असर्शन हमारे पास है जो स्टेपी क्लाइमेट है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में। भाई ये हमें पता है बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा स्टेपी इन्हीं रीजन में सही है। स्टेपी क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय वेट समर एज वेल एज वेट विंटर। भाई ये स्टेटमेंट कुछ गलत लग रही है, वहां पे वेट समर और वेट विंटर नहीं मिलेगी, विंटर काफी ड्राउट, लॉन्ग टाइम ड्राउट पीरियड होता है वहां पे। तो बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, आर गलत है। ऑप्शन चूज करेंगे हम सी, एज टू आर इज फॉल्स। नेक्स्ट असर्शन है हमारे पास मेजर नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड पोजेसेस सिमिलर टोपोग्राफी। भाई मेजर नेचुरल रीजंस सिमिलर टोपोग्राफी तो नहीं हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं मेजर नेचुरल रीजंस की बात करूं वर्ल्ड की, अलग अलग तरह की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी हमें, तो असर्शन ही यहाँ पे हमारी गलत है। थोड़ा सा रीजन को भी देख लेते हैं। क्लाइमेट इज अ मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन नेचुरल रीजन। तो क्लाइमेट तो एक मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ही है, तो आर यहाँ पे रीजन हमारे पास सही है। अगर एजर्शन फॉल्स है तो यहाँ पे तो
ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत होगी क्योंकि इन्होंने तो assertion को ठीक ही बताया हुआ है, ये भी गलत होगी, तो यहीं से आंसर हमारा डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड। सेकंड स्टेटमेंट है लैंड गेट्स मोर हीटेड देन सराउंडिंग सी एंड स्लोअर प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड एज कंपेयर टू सी। आइए जी मैप बनाएंगे, मैप के थ्रू करेंगे। अब एक तरफ तो है हमारे पास समुंदर सी, एक तरफ है जमीन। आप खुद बताओ जल्दी क्या गर्म होता है, पानी या जमीन? भाई जमीन गर्म होगी, जमीन पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। और अब अगर मैं सी की बात करूं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू लैंड। अब हाई प्रेशर है यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा चलेगी सी से जमीन की तरफ। ड्यूरिंग द डे विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, ये तो सही होगी स्टेटमेंट। दूसरी है लैंड गेट्स मोर हीटेड देन द सराउंडिंग सी, ये भी सही है। लोअर प्रेशर कहाँ पे डेवलप होएगा, लैंड के ऊपर एज कंपेयर टू सी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आंसर होएगा यहाँ पे हमारा A and R are individually true, R is correct explanation of A। आंसर रहेगा A यहाँ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 दी हुई है winds are deflected to their right in the northern hemisphere and to their left in the southern hemisphere। कोरियोलिस फोर्स पे देखा था हमने, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब होएगा आपके पास, उसको घुमा के देखिएगा आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो विंड ऐसे चली जाती है, ठीक है जी, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है इस तरफ को। अब साउथ में भी ऐसे कर रही है, साउथ में विंड ऐसे चली जाएगी, तो साउथ में किस तरफ को जा रही है, लेफ्ट की तरफ को, लेफ्ट इन साउथ, और राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट सही है। अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड, अर्थ का एक्सिस है जो इंक्लाइंड है, ये भी सही है यहाँ पे। पर इसका रीजन इसके साथ इतना वो नहीं है, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो मित्रों नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। प्रेशर ग्रेडियंट डिटरमाइंस द वेलोसिटी ऑफ विंड। स्टेटमेंट 2 साथ में ही है यहाँ पे गिवन। व्हेन आइसोबार्स, जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइंस होती हैं जो कनेक्ट करती हैं इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, आर क्लोजली स्पेस्ड द विंड वेलोसिटी वुड बी जेंटल। अब ये क्या बता रहे हैं, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी ऑफ विंड डिटरमाइन करती है। बिल्कुल प्रेशर ग्रेडियंट ही वेलोसिटी मेजर करेगी, डिटरमाइन करेगी। प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अब आइसोबार्स, अगर ये बात कर रहे हैं कि क्लोजली स्पेस्ड है आइसोबार्स, तो उसका मतलब क्या होएगा कि इन दोनों में प्रेशर में बहुत चेंजेस हैं। और हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, जब इतना चेंजेस है तो विंड की स्पीड भी तो ज्यादा होगी। विंड जेंटल होगी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, फर्स्ट सही है। आंसर आएगा सी, assertion is right but reason is false। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ कंट्रीज लाइक यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क आर हायर एज कंपेयर टू प्लेसेस लोकेटेड ऑन सिमिलर लैटिट्यूड्स ड्यूरिंग द विंटर। स्टेटमेंट 2 है यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क आर लोकेटेड ऑन द प्लेस। ये बात कर रही है पहली स्टेटमेंट की जो टेम्परेचर है इन कंट्रीज का वो हायर रहेगा एज कंपेयर टू अदर प्लेस लोकेशंस जो सिमिलर लैटिट्यूड्स पे हैं। बात भी बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया है, सी के पास है तो सी से क्या होएगा, वहां पे हवा आएगी और टेम्परेचर राइज हो जाएगा। आपने भी देखा होगा बॉम्बे की तरफ में देखने को क्या मिलता है, सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड नहीं देखने को मिलती, रीजन उसके पीछे समंदर है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, तो यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड में जो टेम्परेचर होएगा हायर मिलेगा प्लेसेस लोकेटेड ऑन सिमिलर लैटिट्यूड्स ड्यूरिंग द विंटर। सही। और स्टेटमेंट 2 दे रखी है कि ये कंट्रीज कोस्ट के ऊपर है, बिल्कुल सही। आंसर होएगा ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज हाईली सूटेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। तो भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में बोला हुआ है कि वो हाईली सूटेबल है फ्रूट प्रोडक्शन। हमने देखा हुआ है कि जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा होता है। जो हमारा ऑरेंजेस हो गई, ग्रेप्स हो गए, वाइन वहीं से आती है हमारी सबसे ज्यादा। वाइन जो कल्टीवेट होती है वहाँ पे, वाइन की ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट सही है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज हाईली सूटेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। जो स्टेटमेंट दूसरी है, कूल एंड मॉइस्ट विंटर्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन्स एनेबल एम्पल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो ये भी हमने देखा था कि वहाँ की एक खास स्पेसिफिकेशन थी कि जो हमारा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे सर्दियों में तो बारिश होगी और गर्मियाँ सूखी रहेंगी। विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई।
तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। वाइन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मेडिटेरेनियन रीजन में ही की जाती है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है डोल्ड्रम्स इज अ काम बेल्ट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो जो डोल्ड्रम्स वाला एरिया हमने किया था, ये बिल्कुल ही काम एरिया होता है। 30 डिग्री वाला जो एरिया हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और ये नीचे 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ से हवा ऊपर आएगी और ऊपर से हवा ऐसे नीचे जाएगी। कहाँ पे? हमारे इस जोन में। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है जी, 0 डिग्री। यहाँ तक हमारा डोल्ड्रम्स है। तो यहाँ पे क्या होएगा? बिल्कुल ही ये काम जोन है। हवा क्या होगी? कन्वर्ज होकर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे विंड की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि कोरियोलिस 0 होगी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दी सनराइज स्ट्राइक ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी सही है। जो सन की रेज है ये स्ट्राइक करती है इक्वेटर को वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। वर्टिकली रेज पड़ती है हमारे इक्वेटर पे थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे भी हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट इज नोन दैट एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स। तो भाई एटमोस्फेयर हमारा डिवाइड किया हुआ है कुछ लेयर्स में। जैसे कि हमारे पास लेयर्स हैं। अगर मैं ग्राउंड पे बात करूं, हमने कल भी देखा था ट्रोपो, फिर आती है स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर आइनो और फिर एक्सो। जो ये लास्ट लेयर है हमारी एग्जोस्फेयर फेस तक, ठीक है जी। और ये होगी हमारी आइनो, ये होगी हमारी मीजो, ये स्ट्रेटो, ये ट्रोपो। अगर आप अल्फाबेटिकली करोगे ए बी सी से, तो ई पहले आएगा, ई से स्टार्ट हो रही है, फिर आई आएगा, फिर एम, फिर एस और टी। अल्फाबेटिकली भी आप ऐसे इनको याद कर सकते हो। अदरवाइज कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगी। सारी लाइफ फिनोमेना जो एक्टिविटीज है हमारी, वो हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलती है। स्ट्रेटो गर्म होती है, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एटमोस्फेरिक लेयर है हमारी, एटमोस्फेयर है, ये कुछ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। और पूछा हुआ है इनमें से किस लेयर में इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस इज मैक्सिमम। हीलियम गैस हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी? इन लेयर्स के बीच में। तो आंसर रहेगा हमारा एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर में ही हमें हीलियम गैस सबसे ज्यादा मिलती है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी कहाँ पे मिलेंगी? एग्जोस्फेयर में, अबंडेंट में, काफी ज्यादा होती है वहां पे। नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। लो जी, फिर हमारी लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो भाई अर्थ से सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर उबड़ेंगे, कौन सी लेयर्स हमारे पास आती रहेगी? सबसे पहले कौन सी होगी? ये अभी हमने किया था अल्फाबेटिकली, आप कर सकते हो। थर्मो को ही आयनो बोला जाता है क्योंकि इसमें आयन्स होते हैं जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए काफी काम आते हैं। तो ट्रोपो पहले पे, स्ट्रेटो दूसरे पे, मीजो तीसरे पे और आइनो चौथे पे। तो 1 2 3 4 है, हाँ जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द डेट एंड लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस लोकेटेड एट 88 डिग्री 88.30 degree east longitude when the local time at 0 degree is 19 hours of 28 February 2013। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है? 88.30 डिग्री ईस्ट। अब 0 डिग्री इसके वेस्ट पे होएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री पे टाइम है 19 o'clock है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे 7 बजे हुए हैं शाम के, 7 PM। और तारीख दे रखी है 28। अब आगे जा रहे हैं, तारीख पीछे तो कम आएगी नहीं, यहाँ आगे जाएगी, यहाँ उसी दिन की बात करेंगे। अब इन्होंने किसका पूछा हुआ है? 88 डिग्री का। तो इनमें से आंसर हमारा ये भी बन सकता है, ये भी भाई आंसर चारों में से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कितने डिग्री जा रहे हैं? 88.30। ऐसे कर लो, चाहे जैसे भी आपको सही लगेगा आप वैसे कर सकते हो, ठीक है जी। मैं सिंपल तरीके से करूंगा बिल्कुल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मिनट में टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। अगर भाई कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो मेरे को बता दीजिएगा कहीं। 353 मिनट। 300 एक तरफ लिख लो, 53 एक साइड लिख लो, ठीक है जी। 300 मिनट का कितना हो गया? अगर मैं 60 से करूं इसको, 5 घंटे। 5 घंटे 53 मिनट ये आगे होंगे। अब साथ में कितना मिलाएंगे हम? आगे जाएंगे 5 घंटे, ठीक है जी।
8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 बज के क्या होएगा 53 मिनट के करीब कुछ होएगा टाइम हमारे पास। तो आंसर इसका क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, आंसर रहेगा बी। तो भाई ये यहाँ पे हमारे पास आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, हमारे पास आंसर बन गया हमारा। तो यार यहाँ पे ऑप्शंस काफी सिमिलर दिए हुए थे, जैसे 0054 आवर्स, 0044 आवर्स, यहाँ 2354 आवर्स ऑफ 28 फेब, 2330 आवर्स ऑफ 28 फेब। अदरवाइज इन्होंने, अगर आप और भी क्वेश्चन देखोगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, तो आपको ऑप्शंस काफी ज्यादा अलग अलग मिलेंगे। किसी में वो दिन के दे रखे होंगे, कहीं पे डेट चेंज होगी, बट यहाँ पे काफी आसपास का ही था, बट फिर भी हमारे पास आंसर आ गया, हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट आ जाइए, which one among the following term is used to describe a plant that grows only in a mountainous environment? अब भाई फिर वर्ड आया हुआ है माउंटेनियस, जो माउंटेन एनवायरनमेंट में होने वाला प्लांट है। माउंटेन से ही हमारी ओरोग्राफी की रेनफॉल एसोसिएटेड है, माउंटेन पे होती है, तो यहीं से वर्ड आ जाएगा ओरोफाइट, आंसर रहेगा ए। तो ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोन्स के ऊपर, टोर्नेडो, साइक्लोन्स के जो अलग अलग नाम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोर्नेडोज आर करेक्ट, टोर्नेडोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये पूछी हुई है। टोर्नेडो यूजुअली स्पिन, अब हमें पता है चाहे नाम कुछ भी दे दिया जाए, जो हमारे पास साइक्लोन होएगा वो नॉर्थ में कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ये डायरेक्शन रहेगी हमारी, ठीक है जी, ये वाली। अब क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, सही है, क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। बस यही से आंसर हो गया हमारा बी 1 एंड 2, और देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर, जो अर्थ जो अर्थ के सरफेस के पास हवा होगी वो हैवियर होगी, बिल्कुल। जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है और ठंडी होकर ऊपर उठेगी, और जो ठंडी हवा होगी वो क्या होगी, नीचे बैठेगी। गर्म हवा हमेशा गर्म होकर ऊपर उठेगी, लाइटर हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है। जो नीचे होगी अर्थ के सरफेस पे वो हैवियर होगी, बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो जिस स्टेटमेंट में 1 आ रहा है वो आंसर होगा, ये तो दोनों हमारे एलिमेंट। Air close to the earth surface contain large quantity of water vapor and dust particles, बिल्कुल सही है, ठंडी हवा नीचे बैठेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, आंसर होएगा सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट आंसर। द टर्म अल्बेडो इंप्लाइज द, अब अल्बेडो टर्म है ये भाई एग्जाम में पूछा जाता है, देखो यहाँ पे भी पूछा हुआ है और बाद में जाकर भी पूछेंगे। अल्बेडो होता क्या है, ये हमने जब हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स की थी तब किया था हमने इस टॉपिक को। अल्बेडो होती है कि कितनी परसेंट जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, वापस आ रही है, शॉर्ट वेव्स के बारे में, ठीक है जी। कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व सोलर रेडिएशन नहीं, हमने बात करनी है रिफ्लेक्ट करनी है, तो कैपेसिटी टू मॉडिफाई द पाथ ऑफ सोलर रेडिएशन नहीं जी। तीसरा और चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय सरफेस, ऑप्शन सी है प्रपोर्शन ऑफ द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, आंसर होएगा सी। ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती हैं जो रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं सरफेस के द्वारा, ठीक है जी, अर्थ पे, तो आंसर रहेगा हमारा सी। अल्बेडोस क्या होती है, ये प्रपोर्शन ऑफ द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे सी। Which of the following is the main characteristics of Mediterranean climate? अब ये भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, अब फिर रिपीट हो रहा है। देखो अगर आपको टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन जैसा मर्जी आता है आप इजीली कर दोगे। क्या होता है यहाँ पे, क्या इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे सर्दियों में बारिश हो तो क्या होगा, रेन इन विंटर सीजन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक गैसेस फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ यूवी रेज रेडिएशंस ऑफ द सन, तो इनमें से कौन सी एटमॉस्फेयर गैस है जो फिल्टर आउट करती है मोस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास आ रही है सूर्य से, उनको फिल्टर आउट करने का काम कौन सी गैस कर रही है इनसे, तो हमें सबको पता है ओजोन, आंसर रहेगा हमारा डी। ये किस में होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में हमें मिलेगी, और सबसे काम जोन यही होता है स्ट्रेटोस्फेयर वाला, काम एयर होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। Which one among the following is not a factor that affects direction of the wind? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता विंड की डायरेक्शन को? भाई प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता है ये इफेक्ट करेगा, विंड का पाथ चेंज करता है। कोरियोलिस फोर्स तो हम कल से करते आ रहे हैं।
तब से करते आ रहे हैं। कोरियोलिस फोर्स के बारे में जो हमने पहले वीडियोस ली हुई हैं उनमें भी हमने बताया हुआ कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है जी, तो ये भी चेंज करेंगी। फ्रिक्शन, तो इसके कारण भी जो फ्रिक्शन होती है उसके कारण भी जो विंड का पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिज्म। तो आंसर रहेगा हमारा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोरियोलिस फोर्स आपको पता है, प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता है, फ्रिक्शन आपको पता है। आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। फिर दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है यहाँ पे कि जो हिली रीजन्स हैं, हिली रीजन्स विद डेंस वेजिटेशन कवर डू नॉट एक्सपीरियंस हैवी सॉइल इरोजन। जो हिल्स हैं विद डेंस वेजिटेशन कवर वहां पे हैवी सॉइल इरोजन नहीं होती। तो ये भी सही है, जहां पे वेजिटेशन काफी ज्यादा डेंस होती है वहां पे सॉइल इरोड नहीं होती इतनी ज्यादा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। द वेजिटेशन कवर हेल्प्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड बाइंडिंग ऑफ द सॉइल। तो भाई ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो वेजिटेशन कवर है वो हेल्प करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ द रेन वाटर एंड बाइंडिंग ऑफ द सॉइल। दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट 2 है ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। दी समर एंड विंटर सीजन इन ईयर वाई कॉज्ड बाय। जो समर और विंटर सीजन होते हैं हमारे पास वो किस द्वारा किए जाते हैं? एपीहीलियन जो फार्थेस्ट पॉइंट है आपको मित्रों पता होगा, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, एपोजी, पेरी। ये हमने 4 वर्ड्स किए थे। अगर नहीं किए हुए अभी कर देते हैं, सिंपल से 1 मिनट में हो जाएंगे, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एपीहीलियन ये टर्म यूज की जाती है जब हमारी अर्थ सूरज से बहुत दूर होती है। एपी से वर्ड आ रहा है अपार्ट, तो दूर की बात हो रही है। पेरी पास बात कर रहा है, जब पास होगी नियरेस्ट। ये पोजीशंस की बात करती है अर्थ की सन के हिसाब से। जब सन के पास है तो पेरी पास, पेरी दूर, अपार्ट, एपीहीलियन। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो विंटर और समर सीजन इसके द्वारा तो नहीं किया जाता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि एपीहीलियन और पेरीहीलियन इसका कोई लेना देना नहीं इस चीज से। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इससे तो दिन रात होएगा हमारा। वेरिएशन इन सोलर इंसोलेशन, ये भी नहीं होगा। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, आंसर हमारा यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है जी, जो हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सूरज के द्वारे, उसके कारण। ठीक है जी, ये सूरज है, सन, और ये हमारी अर्थ है, ये लो, ये रोटेट कर रही है। भाई ड्राइंग पे मत जाना, अगर कंसेप्ट समझा रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाइए। अब जो हमारी सरफेस विंड्स हैं जिनको हम प्लेनेटरी विंड्स भी बोला जाता है, उनके बारे में बात चल रही है, और उनके बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा आइडलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न है इन विंड्स का इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमें कौन सी विंड देखने को मिलेगी? अगर बात करें इक्वेटर के पास हमें कौन सा देखने को मिलेगा? डोल्ड्रम्स वाला एरिया, डोल्ड्रम्स आएगा। फिर ईस्टर्ली जिसे हम ट्रेड विंड्स भी बोल देते हैं, ट्रेड विंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे? डोल्ड्रम। फिर उसके ऊपर आएंगी वेस्टर्लीज, फिर आएंगी पोलर विंड, सबसे ऊपर पोलर ईस्टर्ली बोला जाता है। तो आंसर रहेगा D1। इसका भी सेम 1 2 3 4 ही आंसर रहेगा हमारे पास। तुरैग इज अ पेस्टोरल नोमाड लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ। तो ये एक नोमाड है, ठीक है जी, पेस्टोरल ट्राइब है ये कौन से डेजर्ट में रहती है? कालाहारी, सहारा, अरेबिया, पेटागोनिया। आंसर रहेगा यहाँ पे हमारे पास पेंटागोनिया। तुरैग पेंटागोनिया डेजर्ट में मिलेगी। किया भी था हमने पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है हमारा, कल क्वेश्चन ये हमने किया था कि पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है। वो कहाँ पे है हमारा? ये साउथ अमेरिका में आएगा, अर्जेंटीना, चिली, उन कंट्रीज में। लिस्ट दी हुई है दो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक तरफ रीजन्स है, दूसरी तरफ उनकी वेजिटेशन के बारे में बात की हुई है। आंसर करना हमने, जैसे सेल्वास है हमने किया है। सेल्वास कहाँ पे बोला जाता है? इक्वेटर जो हमारा है, इक्वेटर जो फॉरेस्ट है वहां पे उनको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को सेल्वास भी बोला जाता है। सवाना हमारा सूडान, ये कौन सा हो गया? ड्राई डेसिडुअस टाइप वाला हो गया, जहाँ पे बारिश कम होएगी। ठीक है, वहां पे ग्रासेस और ट्रीज मिल देखने को मिलेंगे। टुंड्रा बिल्कुल ऊपर है, मोसेस एंड लिचन्स देखने को मिलते हैं। मॉनसून पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रोपोफाइट्स। तो यहाँ से अगर हमें आंसर नहीं भी कुछ का पता, तो सबसे पहले सेल्वास पे एपिफाइट्स देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है जी, ए का 3 रहेगा, और बी का साथ में क्या रहेगा? बी हमें पता है सवाना में ग्रासेस होते हैं। बी का 4 देखो सबसे पहले किसमें? ये 2 बचे हमारे पास, बी का 4, और सी का टुंड्रा का क्या रहेगा? मोसेस एंड लिचन, सी का 2, और डी का 1, मॉनसून लैंड ट्रोपोफाइट। आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है साइक्लोन के ऊपर फिर पूछा हुआ है। भाई देखो साइक्लोन के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए। साइक्लोन की बात हो रही है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन चाइना सी में है उनको टाइफून बोला जाता है। बिल्कुल सी, चाइना सी, जापान की तरफ जो भी है साइक्लोन उनको टाइफून बोला जाता है।
वेस्ट इंडीज वाले को क्या बोला जाएगा, टॉर्नेडो, और ऑस्ट्रेलिया वाले को विली विली इंडियन ओशियन में आते हैं उनको साइक्लोन बोला जाता है। तो यहां तक अगर जो सेकंड स्टेटमेंट है, हमने क्या किया था, जो वेस्ट इंडीज वाले हैं उनको क्या बोला जाएगा, हरिकेन्स बोल रहे हैं यहाँ पे हम, क्या बोलेंगे वेस्ट इंडीज वाले को, हरिकेन्स। तो आंसर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट किस किस में आ रहा है, टू और बी, ए और बी तो हमारा गलत हो गया। अब बचा सी और डी, तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, और जो फर्स्ट है, अब इसी के साथ फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ चाइना सी आर कॉल्ड टाइफून, बिल्कुल सही, चाइना सी और जापान की तरफ टाइफून बोला जाता है साइक्लोन को, ये आंसर हमारा 1 और 3 होगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन एंटी साइक्लोन रिजल्ट्स इन स्टॉर्मी वेदर कंडीशन, तो भाई काम कंडीशंस होती हैं, हवा बाहर को जा रही है अंदर को नहीं आ रही, हाई प्रेशर सेंटर में होएगा सराउंडेड बाय लो प्रेशर, तो वहां पे काम कंडीशंस ही होंगी, स्टॉर्मी वेदर कंडीशंस नहीं होंगी, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है एक न्यूज है जो लंदन से ब्रॉडकास्ट की गई है 1:45 पे एट 1:45 PM ऑन मंडे। अब लंदन का हमें पता है कितना है भाई, देखो 0 डिग्री, GMT यहीं से जा रही है। अब ढाका जो 90 पे है, ईस्ट साइड है, ये बस आपने याद रखना है, सीधा कर लो कितना है 360, मतलब 4 घंटे, यहाँ पे कितना आ गया 300 के, तो हमारे पास 5 घंटे 6 घंटे आ गया, ठीक है जी, सीधा सिंपल 6 घंटे आगे होंगे ये, 6 आवर अहेड, 6 आवर एंड ऑफ लंदन। अब 6 घंटे आगे 1:45 था, 7:45, सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन रहेगा बस। देखो परमानेंट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड टू इक्वेटोरियल रीजन इज नोन है, जो परमानेंट विंड चल रही है हमारी हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री पे है हमारा हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ से जो विंड चल रही है कौन सी चल रही है, ईस्टर्ली, जिसे हम ट्रेड विंड भी बोल देते हैं, बस आंसर रहेगा बी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट फॉर रेनफॉल, यहाँ पे सीक्वेंस दिए हुए हैं, लो जी। अब देखो रेनफॉल के लिए सबसे पहले क्या सीक्वेंस होगा, सबसे पहले क्या होगा भाई, प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा, वहां पे प्रेशर कम है, टेम्परेचर हाई है। अब हवा क्या हो जाएगी, गर्म होकर कंप्रेस हो जाएगी, ऊपर उठेगी, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, फिर हैवी डाउनफॉल, बहुत दबा के बारिश होगी, तो आंसर सी रहेगा, सिंपल है भाई यहाँ पे भी हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, टू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एलिप्टिक अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, had this angle been 0 डिग्री, which one among the following would result। अभी अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, अगर जो हमारा एक्सिस है, अर्थ एक्सिस रोटेशन, ये 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर इसको 0 डिग्री कर दिया जाए तो क्या इनमें से रिजल्ट होएगा, ठीक है जी। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, अभी अभी हमने किया था, कोई भी सीजन चेंज नहीं होएगा हमारा, देयर वुड हैव बीन नो सीजन, कोई सीजन नहीं होएगा, क्योंकि अगर वो 0 डिग्री पे होएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे है 0, तो दोनों तरफ क्या रहेगा, लेंथ एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी, बट वहां पे कोई भी सीजन नहीं होगा, देयर वुड हैव बीन नो सीजन। सूर्य यहाँ पे है, सूर्य की रेज परपेंडिकुलर कहाँ पे पड़ेगी, 0 डिग्री पे, तो दोनों तरफ क्या होएगा, दिन और रात बराबर होएगी, लेंथ इक्वल होएगी, और कोई भी सीजन नहीं रहेगा वहां पे, ऊपर भी ऐसा ही मौसम रहेगा, नीचे भी सेम वैसा ही रहेगा, कोई भी सीजन चेंज नहीं होएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। याकूत, ये याकूत है क्या, ये नोमैडिक हर्डर्स हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, याकूट्स आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ द सहारा डेजर्ट, आंसर रहेगा डी यहाँ। लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ड्यू टू, जो लग्जरियंट ग्रोथ है और नेचुरल वेजिटेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो किस कारण है, उसके पीछे रीजन क्या है, फर्टाइल सॉइल, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, इंटेंस सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, सीजनल चेंज टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन्होंने बोला हुआ है कि जो लग्जरियंट ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो किस कारण है, रीजन पूछा हुआ है। यार बारिश होती रहती है, फर्टाइल सॉइल तो वहां पे होएगी, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे सॉइल फर्टाइल नहीं होती, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट तो गलत हो गया, जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो भाई, ऑप्शन ही एक बचा। अब फोर्थ भी देख लेते हैं, सीजनल चेंज,
मैंने क्या बताया था, इक्वेटर पे सारा साल गर्मी रहती है, वहां पे कोई सीजन चेंज नहीं होता, ना सर्दियां आती हैं सिर्फ गर्मियां, तो सीजनल चेंज तो होएगा नहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये भी गलत है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर, गर्मी है और बारिश है, ये सही है। इंटेंस सनलाइट है, सूरज वहां पे वर्टिकली रेस डाल रहा है अपनी, तो इंटेंस सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। आंसर रहेगा 2 एंड 3, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं, वेजिटेशन दी हुई है। फिर सिंपल क्वेश्चन आ गया, सेल्वाज टर्म यूज की जाती है हमारे किसके लिए, इक्वेटोरल रेन फॉरेस्ट के लिए, और एपिफाइट्स ये हमने किया हुआ ए का 3 है, ऑप्शन बचे बी और सी। अब सी का देखो 1 है और बी में भी 1 है, अब यहां से मैं पता चल गया सी का तो हमारे पास पक्का 1 ही है, तैगा कॉन्फ्लस है। टुंड्रा में हमने क्या देखा था, मोजेस एंड लीचन्स है, डी का 2 है, डी का 2 है तो सवाना ग्रासेस एंड ट्रीज होंगे, ये भी हमने किया था, आंसर रहेगा हमारा सी, बिल्कुल सिंपल लल्लू सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इंडिकेट्स अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, तो इनमें से कौन सा सडन फॉल है बैरोमीटर रीडिंग में, क्या होएगा, वेदर कंडीशन कौन सी है जो इंडिकेट करेगी सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग। तो अगर एकदम से बैरोमीटर रीडिंग आ रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, स्टॉर्मी वेदर की वो इंडिकेशन है, वहां पे स्टॉर्मी वेदर होगा वहां पे, आंसर रहेगा ए। अब भाई क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लाउड्स दे दिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए। हमने क्लाउड्स में क्या किया हुआ है, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं मैं। एल्टो क्लाउड्स की अलग अलग टाइप है, सीरस, स्ट्रेटस, निम्बस, क्यूमुलस, ऑल्टो। तो जो ऑल्टो, अगर हाइट के बेसिस पे हम क्लाउड्स की बात करें तो 3 तरह से करेंगे, सिरस, अल्टो और कौन से करेंगे हम, स्ट्रेटस या निम्बस। जो सबसे सिरा, बहुत ऊपर, सिरा नहीं बोल देते, ये चीज बहुत ही सिरा है, ऊपर है, तो सिर्फ बहुत ऊपर हाइट पे मिलते हैं। मिडिल क्लास बंदा ऑल्टो का डिफोर्ड करता है, तो मिडिल में जो क्लाउड्स हमें मिलेंगे वो कौन से होंगे, ऑल्टो। अब निम्बस वर्ड से याद रखना, निम्बस पानी के भरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा भरे हुए पानी के, तो निम्बस हमेशा क्या करते हैं, बारिश देते हैं। स्ट्रेटस में स्ट्रेट आ रहा है, ये स्ट्रेट क्लाउड्स होंगे, ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे। तो कैसे ग्रो होंगे इनकी, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हुए हुए हैं, ये जो हमारे स्ट्रेटस हैं। क्यूमुलस बिल्कुल ही कॉटन लाइक होते हैं, ये फैदरी बिल्कुल रूईदार, छोटे छोटे गुच्छेदार होते हैं, ठीक है जी, तो ये रहेंगे हमारे क्यूमुलस। अब सिरस है, ये देखो सबसे पहले निम्बस है, निम्बस मैंने बोला हुआ पानी के भरे हुए, सी का 1 है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, सी का 1 और बी का क्या हो चुका है हमारा 4, स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टली है। अब जो सिरस है ये बहुत ऊपर होंगे, ये वर्टिकली ग्रोइंग होंगे, तो ए का क्या रहेगा 3, और क्यूमुलस क्या होंगे, ये फेदरी अपीयरेंस होगी, तो आंसर रहेगा हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, लो आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी अभी अभी हमने किया था, कौन सी गैस है जो हाईएस्ट क्वांटिटी में मिलती है एग्जॉस्ट में। पहले क्वेश्चन क्या था, हीलियम गैस सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगी, और फिर क्वेश्चन रिपीट होकर पूछ लिया, हाईएस्ट क्वांटिटी में एग्जॉस्फेयर में क्या मिलेगी। मैंने क्या बताया था, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस एग्जॉस्फेयर में होती हैं अबंडेंट में, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगी, आंसर रहेगा ए हमारा यहाँ। नेक्स्ट है, लो लैटिट्यूड क्लाइमेट्स दिए हुए हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, वेट इक्वेटोरल, मॉनसून एंड ट्रेड विंड कोस्टल, वेट ड्राई ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल। अब जो वेट इक्वेटोरल है, अब ये इक्वेटर वाले रीजन में होंगे, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, 27 के आसपास गर्मी होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और बारिश होगी, तो ए का तो वही 1 है, ए का 1 इन 2 में है हमारे पास। अब वी देखो, मानसून है, तो ये मानसून में हमारे पास रेनी सीजन होता है, तो मानसून में रेनी सीजन की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है, दूसरा ही ऑप्शन कर रहा है, मार्क टेम्परेचर साइकिल विद वेरी हाई टेम्परेचर बिफोर द रेनी सीजन, तो बी का भी हमारे पास 2 रहेगा, तो ऑप्शन और देखने की जरूरत नहीं, आंसर बी होएगा। तो सी का रहेगा 3, टेम्परेचर शो एन एनुअल साइकिल विद हाई टेम्परेचर इन द हाई सन सीजन। ड्राई ट्रॉपिकल के लिए स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल होगा, इंटेंस टेम्परेचर ड्यूरिंग द हाई सन सीजन, तो भाई सिंपल सा है, इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, हमारे पास एयर मास दिए हुए हैं, मैंने क्या बताया था, हमारे पास साइक्लोन बनने के क्या रीजन है, क्रियोलिस फोर्स, टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री से ज्यादा, वाटर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। बट जब एयर मास दो आपस में टकराते हैं तब हमारे पास टेम्परेट रीजन में क्या होता है, साइक्लोन बनता है, एक ट्रॉपिकल एरिया से जाएगा गर्म, टेम्परेट से ठंडा, तो टकराएंगे तो क्या होएगा, साइक्लोन बनेगा। अब हमें एयर मास दे दिया है और पूछा हुआ है वो कहां पे बनेंगे। अब देखो पहले बी ऑप्शन देखते हैं, मैरीटाइम पोलर, तो मैरीटाइम ये पोलर रीजन की बात कर रहा है, ऊपर वहां पे ठंड होगी,
तो क्या होएगा, वार्म ओशियन तो नहीं होएगा, कोल्ड ओशियन होएगा, और ये ट्रॉपिकल जोन में नहीं होएगा, ये अपर मिलेगा हमें। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाती है। ठीक है जी। सी कॉन्टिनेंटल दिया हुआ है, लेस वार्म ट्रॉपिकल इन ट्रॉपिकल जोन, लेस वार्म नहीं होएगा, ये पूरा वार्म होएगा। ठीक है। कंटिनेंटल मॉइस्ट ओशियन इन द पोलर जोन, ये भी नहीं हमारा ऑप्शन होएगा। अगर मैं ये बात बोलूं मैरीटाइम, समुद्र की बात हो रही है हमारा, ठीक है जी, कोस्टल एरियाज की, समुद्र की, वार्म ओशियंस होंगे इन द इक्वेटोरियल जोन, तो मैरीटाइम जो एयर मास होएगा ये कहां पे बनेगा, ये समुद्र के बीच में बनेगा। वार्म ओशियन कहां पे, इक्वेटोरियल जोन में। ये भाई अगर आपने टॉपिक नहीं किया हुआ आप वीडियोस में जाके कर सकते हो, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने क्या बताया था, दो मासेस होते हैं हमारे, एक वार्म है गर्म है, एक होएगा ठंडा कोल्ड। अब जब ये आपस में टकराएंगे, वार्म वाला कोल्ड को पुश करेगा तो वार्म मास बनेगा, जब कोल्ड वाला पुश करेंगे तो कोल्ड फ्रंट बनता है। जब ये एक तीसरा ऑक्लूडेड है, एक स्टेशनरी है। ऑक्लूडेड क्या होगा, ऊपर ठंडी हवा है कोल्ड, नीचे हमारी क्या है, गर्म है वार्म। जब ये वार्म वाली ऊपर जाएगी, कोल्ड इसके बीच से निकल जाएगी नीचे को, तब क्या होएगा हमारा, उसको ऑक्लूडेड बोल देंगे। एक होता है स्टेशनरी, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं बट कोई मूवमेंट नहीं है, ये स्टेशनरी खड़े हैं, तब इसको बोला जाएगा स्टेशनरी फ्रंट। ये भाई आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे विद इमेजेस समझाया हुआ है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following statement in the context of the northern hemisphere is are correct? भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछा हुआ है, हमने क्या बताया, हमारे पास गर्मियां भी आती हैं, सर्दियां भी आती हैं, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स भी आता है। ये आपको पता है, अभी हमारे पास गर्मी है, जून के टाइम पे सूर्य ऊपर आ जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, हमारे पास समर्स आ जाती है, समर सोलिस्टिस होता है। समर सोलिस्टिस नॉर्थ में कब होएगा, ये गर्मियों में होएगा, और विंटर सर्दियों में होता है। ठीक है जी। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो समर सोलिस्टिस कब होता है हमारे पास, गर्मियों में। गर्मियां कब आती है, दिसंबर में, गलत हो गया। ये विंटर सोलिस्टिस सर्दियों में आता है, यहाँ पे जून लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। ये डेट्स आगे पीछे दी हुई है, जून वाला यहाँ पे आना चाहिए था, ये दिसंबर वाला यहाँ पे आना चाहिए था। तो दूसरा और चौथा जिसमें आ रहा है वो गलत है। अब बचा पहला और तीसरा। वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे इन बोथ साइड्स, नॉर्थ और साउथ दोनों में इक्वल डे होएगा। तो वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, बिल्कुल सही। और ऑटम इक्विनॉक्स ये सितंबर 23 को होता है, ये भी सही। तो आंसर रहेगा बी 1 एंड 3 ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है, आंसर रहेगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्प्रूस एंड सेडार आर ट्री वेराइटीज। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रीज की वेराइटीज दी हुई है और पूछा हुआ है ये कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाई जाती है, इक्वेटोरियल, टेम्परेट कॉनिफरस, मॉनसून या टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। स्प्रूस और सेडार हमने देखा था कि हमें हाई एल्टीट्यूड, हाई हाइट पे देखने को मिलेंगे, हिमाचल में हमें अपर हाइट्स पे ये देखने को मिलते हैं। तो ये टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा कि जहाँ पे स्प्रूस और सेडार की ट्री वेराइटीज हमें देखने को मिलेगी। आंसर रहेगा बी हमारा यहाँ पे। मॉनसून वाले हमने देखे हुए हैं, इक्वेटोरियल वाले भी आपने देखे हुए कि कौन से फॉरेस्ट होते हैं, काफी चौड़े पत्ते होते हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिर से ट्री की टाइप पूछी हुई है। यहाँ पे साल ट्री दिया हुआ है हमारे पास। साल ट्री इज अ, कौन सा ट्री है ये, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस ट्री। तो हमें डेसिडुअस ट्रीज पता है, ये कौन से होते हैं कि जहाँ पे पतझड़, ये बारिश थोड़े से कम वाले एरिया में होंगे, जहाँ पे ड्राउट कंडीशन होगी, जब बारिश नहीं होती तो ये पत्ते छोड़ देते हैं ताकि उस ड्राउट जो टाइम होगा, पीरियड होगा, उसमें ये बच सके, रेसिस्ट कर सके। तो ये हमारा डेसिडुअस टाइप ऑफ ट्री है। ये हमें मॉइस्ट डेसिडुअस ट्री है, जहाँ पे थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, तो उस एरिया में हमें ये देखने को मिलेगा। आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम इज फाउंड। तो भाई मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम पूछा हुआ है। जब भी हमने क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड किए थे, हमने क्या चीज की थी कि जो हमारे ये अलग अलग तरह के क्लाइमेट है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मानसून और मेराइन हमें पता है ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा, जो ट्रॉपिकल मेराइन है। बीच में जाते हैं, बारिश कम होती है तो वहां पे ड्राई डेसिडुअस टाइप आ जाता है, जहाँ पे ग्रासेस होते हैं। जैसे हमारा ये अफ्रीका वाला एरिया आ गया था, वहां पे ग्रासेस देखने को मिलेंगे हमें। पेरीफेरी पे हमें क्या मिलता है, वहां पे ट्रीज मिलते हैं। आगे जाएंगे, बारिश कम हो जाएगी तो मिल जाएंगे डेजर्ट। ये था हमारा ईस्टर्ली विंड वाला एरिया जोन। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वेस्टर्ली स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें वेस्ट कोस्ट के ऊपर क्या देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी सर्दियों में। तो ये जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारा, ये हमें वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेगा कंट्रीज पे, बिल्कुल वेस्टर्न मार्जिन। तो यहाँ पे हमारे पास चिली, कीनिया,
अर्जेंटीना, बोलीविया, इनमें से कहाँ पे ये देखने को मिलेगा? चिल्ली है जो हमारा, वो बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे मिलेगी नीचे 30 डिग्री टू 45 में, तो आंसर हमारा यहाँ पे चिल्ली रहेगा। नेक्स्ट है फिर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन सी लैटिट्यूड रेंज में ये मिलता है। ये 300 नहीं है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है जी, और ये 45 डिग्री लैटिट्यूड है। ऑप्शंस देखते हैं। इट इज फाउंड इन द लैटिट्यूड रेंज 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये 30 से 45 डिग्री नॉर्थ, 30 से 45 डिग्री साउथ में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी सही है, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी स्टेटमेंट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। भाई आपको पता है कि जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली कंट्रीज हैं वहां पे हमें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब अगर हम थोड़ा सा एक सी वाला कंसेप्ट देखें, लैंड ब्रीज सी ब्रीज हमने किया था कि जहां पे हाई टेम्परेचर होता है वहां हवा आएगी कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर। तो जो सी रहेगा, सी के आसपास वाली कंट्री आपको पता है कि ना तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस कभी भी नहीं होगी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 वाली स्टेटमेंट्स को कर दो एलिमिनेट, बचा ही हमारे पास आंसर बी। आइए बाकी की स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। तो भाई कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जब आपसे ये कुछ आपके पास ये दी हो, सीक्वेंस दे हो आपके पास, 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कुछ को एलिमिनेट करके भी आप अपना आंसर सही पा सकते हो। तीसरी स्टेटमेंट है इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स मेनली ड्यूरिंग द समर सीजन। भाई हमारे पास बारिश वहां पे सिर्फ सर्दियों में बारिश होती है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर 1 एंड 4 बन रहा है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल मेनली ड्यू टू वेस्टर्ली, अभी अभी हमने जब फर्स्ट स्टेटमेंट की है तभी हमने इसको कर लिया था कि वेस्टर्ली पे ही, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है वहां पे बारिश होगी वेस्टर्ली विंड के कारण, तो ये भी हमारी सही है, आंसर रहेगा 1 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग टेम्परेचर इज आर करेक्ट। टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन है ये। इन विंटर सीजन आइसोथर्म्स, सबसे पहले तो आइसोथर्म्स जान लीजिए क्या होता है। ये डॉट्स होते हैं जो सेम टेम्परेचर होता है उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये डॉट्स कनेक्टिंग द लाइंस हैविंग द सेम एरियाज हैविंग द सेम टेम्परेचर, तो उसको आइसोथर्म्स बोला जाता है। इन विंटर सीजन आइसोथर्म इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मोर और लेस सर्कुलर ऑन द कॉन्टिनेंट। तो वही फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हमारे पास लैंड मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, तो उसके कारण वहां पे जो हमारा विंटर सीजन में सेम टेम्परेचर होएगा वहां पे, उस कारण जो ये आइसोथर्म्स होंगे ना, टेम्परेचर ऊपर लैंड मास बहुत ज्यादा है, तो जो ये आइसोथर्म्स होंगे ये इक्वेटर की तरफ बेंड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये बेंड हो जाएंगे, तो मोर और लेस सर्कुलर्स होते हैं ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, क्योंकि लैंड मास हमारे पास वहां पे ज्यादा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है आइसोथर्म्स आर पैरेलल टू लैटिट्यूड इन सदर्न हेमिस्फीयर इन ओशियंस। भाई अगर सदर्न हेमिस्फीयर देखेंगे वहां पे हमारे पास लैंड मास है बहुत कम, मोस्टली एरिया हमारे पास सी का ही है, ओशियंस का, तो वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर्स नहीं है, तो जो ये आइसोथर्म्स है ये पैरेलल होंगे वहां पे लैटिट्यूड से, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास सही है। तीसरी स्टेटमेंट है मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर इज रिकॉर्डेड इन द नॉर्दर्न कनाडा। तो भाई नॉर्दर्न कनाडा में मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ड्यूरिंग विंटर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको ये वीडियो मिल जाएगी क्लाइमेटोलॉजी पे, उस पर ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पे कैसा टेम्परेचर मिलेगा, आइसोथर्म्स आइसोइड्स, ये सारे उसमें कवर किए हुए हैं। तो स्टेटमेंट 3 है जो, वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, आंसर रहेगा सी 1, 2 एंड 3। Which of the following statement concerning natural regions of the world is correct? अब ये कुछ नेचुरल रीजंस की बात की हुई है, उनके बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर हमें ये आंसर करना है। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन है हमारे पास, वहां पे लेस अर्बनाइजेशन है, बिल्कुल मित्रों आपको पता है वहां पे बारिश तो बहुत ज्यादा होती है, तो ना तो वहां पे कोई इंडस्ट्री या ना कुछ सेटअप है, तो वहां पे लोग ट्राइब्स में रहते हैं, अर्बनाइजेशन बहुत कम है वहां पे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जिस स्टेटमेंट में 1 आएगा आपका वो आपका आंसर होएगा, एलिमिनेट कर दो सी को। दूसरा जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये हमारा ये सारा यूरोप वाला एरिया आ गया, हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो वहां पे हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, डेवलप्ड एरिया वो सारे का सारा, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, जिसमें 2 आएगा वो भी आंसर होएगा हमारा। अब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन 2 ए और बी। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इक्वेटोरल क्लाइमेटिक रीजन, यहाँ पे थोड़ा सा ये सी नहीं है तो सी में डाल देता हूँ,
इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो भाई जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बोल रही है कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है। भाई वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सारा साल बारिश होती रहती है डेली। तो वहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कुछ और सेटअप है, तो वहाँ पे लेस अर्बनाइजेशन है, तो पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन में। वहाँ पे तो लोग ट्राइब्स में लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी वो पुराने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो वही चीज़ होगी। इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स में ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। आंसर यहीं से हमारा वन बन चुका है, ए एंड वन एंड टू ओनली। फोर्थ स्टेटमेंट देखने की भी नहीं जरूरत पड़ी हमें, वो ऐसे ही हमारा कट हो गया है। क्या फोर्थ स्टेटमेंट? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन प्रैक्टिस प्लांटेशन फार्मिंग। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, वहाँ पे मेनली हमारे सिट्रस फ्रूट ही लगाए जाते हैं, ठीक है जी, ऑर्चर्ड्स बगीचे होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है, ये गलत थी सॉरी। तकला मकान डेजर्ट, तो ये जो तकला मकान डेजर्ट है ये चाइना साइड है, ठीक है जी। तो पूछा हुआ है कहाँ पे, ये एशिया, वेस्टर्न एशिया, सदर्न फ्रिंज ऑफ सहारा इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया। तो मैंने बताया चाइना में है, बी और सी तो हमारे एलिमिनेट ही हो गए। अब बचा ए और डी, तो ये चाइना में है, आंसर रहेगा हमारा सेंट्रल एशिया, डी करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। शॉर्टेस्ट डे लेंथ पूछी हुई है नॉर्थ हेमिस्फीयर में कब होगी, ये आपको मैंने बताया हुआ है, 0 डिग्री, 23.5, 23.5, अर्थ 23.5 पे टिल्टेड है। तो मित्रों सूरज एक बार यहाँ पे होता है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे जाएगा। जब नीचे जाता है तो हमारे पास ठंड होती है, तो इसका मतलब दिसंबर के महीनों में ठंड होती है हमारे पास, दिसंबर में ये नीचे होता है। जून के महीने में हमारे पास गर्मी होती है पूरी, तो जून में ये ऊपर होता है। तो जब जून में ऊपर होएगा तो हमारे पास बड़ा दिन होएगा, तो ये गलत है। जब बीच में होएगा तो इक्वल डे होएगा, इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब नीचे होएगा ये दिसंबर में, तब हमारे पास सबसे छोटा दिन होएगा, रेज स्लैंट होकर पहुंचती है हमारे पास यहाँ पे, तो ये दिसंबर में होता है सबसे शॉर्टेस्ट डे हमारे पास। तो ऑप्शन एक ही है, 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है, ये इक्विनॉक्स वाली स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास इक्विनॉक्स वाली स्टेटमेंट है, ये वैसे ही है, ठीक है जी। कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, कोरियोलिस किस चीज का रिजल्ट है, किस इफेक्ट का रिजल्ट है? भाई मैंने आपको हमेशा क्या बताया, ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मैंने आपको बहुत बार बनाया हुआ है, देखो परफेक्ट सर्कल बनाया। अब आ जाओ, अब मैं अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जीरो यहाँ से नॉर्थ और यहाँ से साउथ। अर्थ कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट साइड पे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अब अर्थ जब ऐसे ऐसे आगे को जा रही है, तो यहाँ से विंड क्या होगी, जो विंड आ रही है अर्थ मूव पर गई, विंड ऐसे जानी स्टार्ट होगी, ठीक है जी। अब नीचे से अर्थ ऐसे जा रही है, जो हवा यहाँ से आएगी वो ऐसे जाएगी। तो आप खुद सोचो, विंड, अब ये विंड का ये पाथ था, ये ये यहाँ पे विंड का पाथ ये था, ऐसे हो गया। अब इसका लेफ्ट, साउथ में कैसे जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, तो साउथ में लेफ्ट साइड को चली जाती है, और नॉर्थ में ये राइट साइड को डेविएट हो रही है, इस कारण कोरियोलिस फोर्स के कारण, और जीरो पे ये एब्सेंट होती है कोरियोलिस। ये भी समझ आ गया। अब आपको ये भी समझा चुका होगा, ये अर्थ की रोटेशन के कारण ऐसे रोटेट कर रही है, तभी विंड ऐसे जाएगी, तो कोरियोलिस किसका रिजल्ट है, रोटेशन का। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। स्टेटमेंट दूसरी है ओजोन इज कंसंट्रेटेड मेनली इन द स्ट्रेटोस्फीयर। भाई अब मेरे को सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल हमने पढ़ी हुई है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में। अब पहली स्टेटमेंट है ऑक्सीजन के 3 एटॉमिक वहां पे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ओजोन में, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के ओजोन में, बिल्कुल सही है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं टॉपो में, स्ट्रेटो में क्या होएगा, 3 मॉलिक्यूल्स वहां पे क्या होते हैं, एटॉमिक के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहां पे मिलेंगे, तब ओजोन में ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मानी जाएगी, वहां पे होती है O3। और दूसरी स्टेटमेंट है ओजोन इज कंसंट्रेटेड मेनली इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो हमारी ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो यूवी रेज को क्या करती है, रोकती है। तो आंसर दोनों ही सही है। स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। आंसर हमारा यहाँ पे ये रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे फिर दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। द डिक्रीज ऑफ एयर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाइट बढ़ रही है,
तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोल देते हैं। इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हमारी ऊपर को हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर हमारा क्या आएगा, नीचे को आएगा, डिक्रीज होगा, उसे क्या बोल देंगे, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है जी, लैप्स रेट। अगर ये फिनोमिना उल्ट हो जाए, अगर वैली की बात करूं, अगर मैं हिमाचल में ऊपर हाइट भी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर इन्वर्जन केस। तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रोपोस्फेयर में एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एयर टेम्परेचर डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड पे, किस कारण, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। अब ये रेडिएशन क्या है, अर्थ से इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होगी, और डिक्रीज भी हमारा टेम्परेचर होगा विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सेकंड प्लेस सेकंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, और इन्होंने क्या पूछा हुआ है, सेकंड गैस सेकंड प्लेस सेकंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई ये क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, ये आंसर आप लोग अभी मेरे को किसमें बताओगे, कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर मेरे पास, मैं इतना भी बना देता हूँ भाई, ड्राइंग का आपको पता ही है कि बहुत अच्छी बन रही है। ये लेयर्स हैं, हमने ये लेयर्स के बीच में किया हुआ है। मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। और एक्सोस्फेयर में भी उस दिन हमने किया था ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अमंडमेंट में हमारे पास नाइट्रोजन होती है। फिर आप मेरे को बताओगे कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट्स में मेरे को बताओ। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बारी किया हुआ है, चलो देख लेते हैं इसको एक बारी। अ वार्म सी टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री एंड 26 सेल्सियस से ज़्यादा वार्म टेम्परेचर चाहिए हमें। तो भाई ये पहले ना आप ये कंडीशंस नहीं, आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ा हुआ है। एक साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है। जो टेम्परेट साइक्लोन ऊपर वाले एरिया में बनता है, वो हमारा दो एयर मास के आपस में कोलाइड होने के कारण बनेगा। ये हमारा क्यों बनता है, ये टेम्परेचर के कारण बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए सी के बीच में, वार्म सी टेम्परेचर हायर देन 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री से ज्यादा का तापमान चाहिए, वार्म सी टेम्परेचर, सही कंडीशन है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट हाइट ऑफ 7 मच देन 700 मीटर, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, तो ये तीन कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पे भाई क्वेश्चन कुछ और है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे हुए, इन्होंने ये करेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हुए हैं, और क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अब मेंशन करेक्टरिस्टिक्स है, ये एसोसिएटेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज है ये साइक्लोन की, ये पूछी हुई है। स्टार्टिंग में ही हमें सी का टेम्परेचर जो चाहिए 26 डिग्री से ज्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी भी 700 मीटर से ज्यादा चाहिए एट अ हाइट ऑफ 700 मीटर, उससे ज्यादा हाइट पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी चाहिए। तो ये तीनों स्टेजेस जब होंगी तो क्या होगा, एक साइक्लोन बनना स्टार्ट होगा। ये फॉर्मुलेशन और इनिशियल स्टेज होगी एक साइक्लोन की। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, सेंटर में लो प्रेशर, बाहर चारों तरफ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, इधर भी हाई, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होगी, हवा बाहर से अंदर को आएगी और अंदर से हवा गर्म होकर ऊपर को उठती रहेगी। इस सेंटर पे जहाँ पे ये गोल गोल घूमनी स्टार्ट होगी, इसको क्या बोलते हैं, आई। और सराउंडेड बाय आई वॉल, जहाँ पे मेजर स्टॉर्म्स होंगे, वहीं पे क्लाउड्स होंगे, वहीं पे रेनफॉल होगी, तो वो आई वॉल पे होगा, काम कंडीशन होगी आई के ऊपर। तो ये जो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ये फॉर्मुलेशन एंड इनिशियल स्टेज होती है एक साइक्लोन। रोरिंग 40 विंड के बारे में पूछा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जब हमने देखा था, किया था, तो हमें पता चल रहा है साउथ में तो यार हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 40 डिग्री जो हमारा साउथ लैटिट्यूड है, उसके नीचे हमारे पास जमीन ही नहीं है, बहुत कम है। अगर है कोई कोई आइलैंड्स है, तो वहां पे हवा जो चल रही है ना, उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं मिल रहा, बैरियर्स, तो वो हवा चलती जाएगी, स्पीड पकड़ती जाएगी। तो जो 40 डिग्री पे हवा चलती है उसका अलग नाम है, 50 डिग्री पे जाएगी वो भी अलग नाम है, 60 पे अलग नाम है। अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर में बात करूं, आपको ऊपर तक जमीन ही जमीन दिखेगी, ऊपर तक लैंड मास ही लैंड मास। तो जो 40 डिग्री पे चल रही है उसको हम रोरिंग 40 बोलते हैं, जो 50 पे चलती है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरियस 50, 60 पे चलती है उसको बोलेंगे श्रिंकिंग 60। 40 डिग्री पे ये रोर करती जा रही है विंड हमारी, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्गली वेस्टर्ली विंड फाउंड इन द ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सही है, ठीक है जी, क्योंकि लैंड मास कम है, साउथ हेमिस्फीयर में मिलेगा। पर ये देखते हैं वेस्टर्ली चलेगी
ईस्टर्ली चल रही है हमारी 0 से 30 तक, 30 के बाद चलेगी वेस्टर्ली 30 से 60। तो ये वेस्टर्ली विंड्स है, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट्स, ईस्ट टू वेस्ट नहीं भाई, वेस्ट टू ईस्ट आएगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को, ये इस पॉइंट में यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट होना था, इसमें नहीं कंफ्यूज होना, बिल्कुल अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है। सेकंड स्टेटमेंट की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत होगी यहीं से हमारी, आंसर रहेगा वन और। नेक्स्ट है द डोल्ड्रम्स इज अ लो प्रेशर एरिया। अब तो आपको पता ही चल चुका होगा, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए कि जो लो डोल्ड्रम्स है वो 5 डिग्री पे हमारा बिल्कुल इक्वेटोरियल लो प्रेशर में। तो ये लो प्रेशर एरिया है अराउंड द इक्वेटर वेयर प्रिवेलिंग विंड्स आर काम, बहुत काम होती है यहाँ पे डोल्ड्रम वाला एरिया, बिल्कुल सही है। चिनूक एक गर्म हवा है जो अमेरिका में चल रही है, ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका में। चिनूक इज द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द विंटर्स एंड देयरफॉर रेज द टेम्परेचर इन अ शॉर्ट टाइम। ये भी सही है, चिनूक हॉट एंड ड्राई विंड है जो अमेरिका में चल रही है, नॉर्थ अमेरिका में, जो बर्फ को पिघला देती है, इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट पूछा हुआ है ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है हमारे पास, एटाकामा है मित्रों, आंसर रहेगा एटाकामा। ये अब हमने क्वेश्चन ये भी किया हुआ है। अब आप मेरे को कमेंट्स में ये बताइएगा एटाकामा डेजर्ट है कहाँ पे, कौन सी कंट्री में है, ठीक है जी। Which one of the following Himalayan vegetation species is found between the altitudes of 1800 to 26 मीटर। तो 1800 से 2600 मीटर के एल्टीट्यूड के बीच में हमें हिमालयन वेजिटेशन की कौन सी स्पीसीज देखने को वहां पे मिलेगी, साल, चीर, स्प्रूस, दियोदर। भाई आंसर रहेगा हमारा दियोदर सडार। ये वाली हमें 1800-2600 मीटर के बीच में ये वेजिटेशन वहां पे देखने को मिलेगी, दियोदार। आप गूगल पे इनकी फोटो सर्च कर सकते हो ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया हो, जो हिमालय में घूमे हुए हैं हिमाचल में उनको तो पता होगा। नेक्स्ट है टी कल्टीवेशन के लिए कंडीशंस दी हुई है कुछ, और पूछा हुआ है कि कौन सी कंडीशंस इनमें से एसेंशियल्स हैं फॉर टी कल्टीवेशन। तीन दी हुई है हमारे पास, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही टी कल्टीवेशन की जाती है। कुछ पार्ट्स हैं हिमाचल के वहां पे की जाती है, ठीक है, उत्तराखंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स यहाँ पे भी की जाती है। और इसके लिए क्या चाहिए, बारिश काफी अच्छे से चाहिए, हैवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। भाई पानी नहीं खड़ना चाहिए, वाटर लॉगिंग यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, उससे फसल खराब हो जाती है, तो ये स्टेप फार्मिंग के उस पर की जाती है, तो यहाँ पे पानी नहीं खड़ना चाहिए बिल्कुल भी। अब तीसरी स्टेटमेंट है सॉइल शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ लाइम, यहीं पे गलती आ गई, लाइम नहीं, ये लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है जी, लोमी। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, जिसमें 3 आ रहा है काट दो, 1 एंड 2 हमारे पास है, आंसर रहेगा बी। लोकल विंड पूछी हुई है जो साइबेरिया से चल रही है, हमने सारी की सारी लोकल विंड्स की हुई है एक निमोनी के साथ। मिस्टर लोग होते थे फ्रांस में पहले, तो मिस्टर कहाँ पे चल रही है, फ्रांस में चल रही है, ठंडी हवा। आपने देखा होगा नॉर्थ में ना पानी के लिए बोरवेल करवाया जाता है, बोर कराया जाता है। बोर कहाँ पे होता है, जहां पे पानी हो। तो बोर कहाँ पे मिलेगा हमें, ये बोरा सी में, जहाँ पे पानी, एड्रियाटिक्स। अब ब्लिजर्ड ये मैंने किया हुआ कनाडा में है। पुर्जा जो ये पुर्गा भी बोलते हैं, अब ये कहाँ पे मिलेगी, साइबेरिया में। पुर्जा भाई गलत मत लेना, पुर्गा, ठीक है जी, साइबेरिया में। आंसर रहेगा बी, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट फिर दी हुई है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ब्लोज अबव अ हाइट ऑफ 600 मीटर पैरेलल टू द आइसोबार। आइसोबार, अब भाई आप मेरे को बताओ आइसोबार क्या होते हैं, आइसोथर्म्स, आइसोबार, आइसोहाइट सब हमने किया हुआ। जियोस्ट्रॉफिक विंड ये 600 मीटर की हाइट पे जाके ये पैरेलल चलती है, आइसोबार्स की बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, विंड का पाथ चेंज होता है क्रियोलिस फोर्स के कारण, वो क्या करेगी, पैरेलल चलेगी आइसोबार्स पे, ये स्टेटमेंट सही है। जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये हॉरिजॉन्टल विंड वेलोसिटी है इन विच द क्रियोलिस फोर्स बैलेंस द हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके ऊपर हमने टॉपिक किया हुआ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तब हमने किया था कि जो विंड ऐसे जा रही है उस पर क्या लगेगी, क्रियोलिस फोर्स लगेगी, वो ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल ही पैरेलल चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और दूसरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट। टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट्स इन स्ट्रेटोस्फीयर। भाई हमने लेयर्स की हुई है, अब फिर लेयर वाली बात आ गई, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिपीट होता जाएगा, आपको एक बार बस वो टॉपिक कवर होना चाहिए। अब मैं अगर सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले अपने दिमाग में बात लेके आऊंगा
कि भाई मैं हिमाचल जा रहा हूँ या उत्तराखंड जा रहा हूँ, अगर मैं किसी भी ऊंची वाली जगह जा रहा हूँ, मेरा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है, ये किस लेयर में हो रहा है? ट्रोपो में। स्ट्रेटो में इससे उल्टा रहेगा, हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन स्ट्रेटो, यहाँ पे तो टेम्परेचर भाई बढ़ता है, पहली स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछी हुई इन्होंने। टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट डिफरेंट हाइट्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर, कभी भी नहीं, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गलत। टेम्परेचर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग विद हाइट इन ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर कम होता है, गलत। चौथी स्टेटमेंट देखो ना, देखो आंसर मार दो। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन द ट्रोपोस्फीयर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, आंसर हो जाएगा मेरा डी, बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास विंड्स फिर दे दिए हैं और पूछा हुआ कहाँ कहाँ पे चलती है, आइए देखते हैं इसको भी। ऑप्शन 4 है यमो, ब्लैक रोलर, बाइज, हबूब। अब भाई मेरे को पता है ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में थी। अब एक और तरीका, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको अपने हिसाब से निमोनिक बना लो, दो वर्ड्स हैं ब्लैक रोलर, नॉर्थ अमेरिका, ये भी दो है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में चलती है, बी का 4 है, बी का 4 मेरे पास दो में है, ए और सी में, ये दो मैं काट दूं। अब देखो, अब मैं पहली देख लेता हूँ, यमो, ये मेरी जापान में चलती है यार, हमें पता है, ए का 3 है, ए का 3 तो यही बचा है, तो आंसर मेरा सी होएगा। बाईस चलती है हमारी फ्रांस में, और हबूब चलेगी सूडान, तो आंसर रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लाउड्स का टॉपिक कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है, जो हमने कुछ क्वेश्चन पहले किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तब भी मैंने सारा बता दिया था। कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन वाले कौन से होते हैं? बारिश दबा के किसमें होती है? निम्बस। तो निम्बो जिसमें आ रहा है वो आपका आंसर होगा, निम्बो दो में आ रहा है, निम्बो स्टेटस और क्यूमुलो निम्बस। अब क्यूमुलो मतलब कॉटनदार, स्टेटस मतलब स्टेट लेयर जो नीचे होते हैं बिल्कुल आपके पास, तो जो निम्बो स्टेटस होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये ऐसे क्लाउड जो होंगे बिल्कुल। ड्राइंग मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है मेरी, कमाल की है। तो यहाँ पे जो निम्बो स्टेटस है, इनमें क्या होएगा, ये पानी के भरे हुए क्लाउड्स होते हैं, कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन के लिए माने जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी रहेगा, आंसर रहेगा सी। अभी भी अगर आपके पास बाहर आपको क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, तो भाग के जाइए, जाके देखिए कि वो कौन से क्लाउड्स हैं, और मेरे को कमेंट्स में बताओ कौन से क्लाउड। ये क्वेश्चन आया भाई, ये एक नंबर, ओपन क्लासिफिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन हमको करना है। ओपन क्लासिफिकेशन में यार हमें क्या, मैंने क्या बताया हुआ है, एक निमोनिक के थ्रू करेंगे, मैंने क्या बोला हुआ था याद करने के लिए, कुछ लेटर्स हैं जो उस वर्ड को डिनोट करेंगे। जैसे ओपन क्लासिफिकेशन में हमारा ऐसे है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, डी सी बी डी पिएगा कहाँ पे, एट सिटी में, और फिर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, डी सी बी डी पिएगा एट सिटी में, और क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये देखते हैं, डी लेटर किसको डिनोट करता, कोल्ड स्नो वेदर को, टी से टेम्परेट, बी से डेजर्ट, ए से ट्रॉपिकल, और एच से आइलैंड, टी से टुंड्रा। आइए अब देखते हैं, अब मेरे पास ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल वेट, एक और है एस डब्ल्यू, जहाँ पे समर्स वेट विंटर ड्राई एस है, पर पहले मैं इसी से साथ कर लूंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल है, मॉनसून होएगा, ठीक है जी, एक से एम से, तो ये है। सबसे पहले मैं ट्रॉपिकल वाला कर लूंगा, ये कॉपन क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो आप वो देख सकते हो, अभी तो हम क्वेश्चन से ही करेंगे। ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल ए से डिनोट कर रहा है, तो मेरा ए का तो 1 होएगा ही होएगा, तो मेरे पास यही दो बने हैं। अब देख लेता हूँ, डेजर्ट का दिया हुआ है, डेजर्ट किससे है, बी से है, बी का तो मेरा 4 है, बी का मेरा 4, आंसर वैसे मेरा 1 बन गया है। फिर भी देख लेता हूँ, मेडिटेरेनियन टेम्परेट एरिया आ गया, तो सी होएगा, सी का 2 होएगा, बिल्कुल ठीक है जी। ह्यूमिड कंटिनेंटल, ये मेरा आ गया डी, ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर बन गया सीधा ही मेरे पास मेरा फर्स्ट ऑप्शन 1 4 2 3। तो वही, अगर आपको ये कॉपन क्लासिफिकेशन आपने देखा हुआ है, ठीक है, नहीं अगर इस पे आप चाहते हो कि एक छोटी सी वीडियो है जिससे आपका कॉपन क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाए, आप वो भी मेरे को कमेंट्स में बताइए, क्योंकि कॉपन क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन भाई बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेपी, ये टेम्परेट कंटिनेंटल क्लाइमेट है, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये कहाँ पे नहीं देखा जाता, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो भाई आंसर रहेगा पर्थ,
अब आप मेरे को पर्थ की लोकेशन देखो और बताओ ये कहाँ पे पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो पर्थ कौन सी कोस्ट के ऊपर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर सिटीज हैं वो कोस्ट के ऊपर ही है, क्योंकि बीच में तो वहां पे डेजर्ट्स हैं। तो पर्थ कौन सी उसके ऊपर मिलेगा मेरे को, कोस्ट के ऊपर। अगर तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे मिल रहा है तो आपको पता है वहां पे कौन सा मिलेगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ। तो आप ये जरूर चेक कीजिएगा पर्थ कहाँ पे है, और बाकी भी ये चेक कीजिएगा ऑप्शन को, कौन कौन कहाँ पे कौन सी कोस्ट पे देखने को मिल रहा है। एयर मास के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर। तो भाई एयर मास के बारे में दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि कौन सा ट्रू नहीं। एयर मास फॉर्म्स इधर इन द ट्रॉपिकल और पोलर रीजन। दूसरा है एयर मास डेवलप्स ऑन कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओवर ओशियंस। दो एयर मास हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंट के ऊपर चाहे वो ओशन। एयर मास डेवलप्स इन अ साइक्लोनिक कंडीशन। एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन। थर्ड स्टेटमेंट को देख सकते हो एक बारी, एयर मास डेवलप्स इन अ साइक्लोनिक कंडीशन। तो भाई ये साइक्लोनिक कंडीशन में नहीं बनता, ये साइक्लोनिक कंडीशन को बनाता है। आंसर रहेगा मेरा सी। कैंपोज एंड ल्यानोस, ये ग्रासलैंड है हमारे पास, ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाले को हम बोलते हैं कि सबसे डाउन एट डाउन मिलेंगे। सेंट्रल अफ्रीका, तो अफ्रीका वाले मैंने क्या किया हुआ है आपको बताया हुआ है, वहाँ पे वेल्ड्स आ जाएगा। ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका। आंसर आपके पास रहेगा कौन सा? सी, साउथ अमेरिका। तो ये अर्जेंटीना, चिली, उन कंट्रीज की बात कर रहा है, वहाँ पे कैंपोज और ल्यानोस बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शमल। ये गर्म और ड्राई विंड है, लोकल विंड है, और ये कहाँ पे चलती है ये पूछा हुआ है, फाउंड इन कहाँ पे। तो आंसर इसका रहेगा ये हमारा मेसोपोटामिया में मिलती है शमल विंड। ठीक है जी। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद, भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर इन्वर्जन हमने किया था। गर्म हवा है हमारी तो मॉइस्ट होता है उसके पास में, वो ऊपर उठेगी। माउंटेन्स है, माउंटेन के पास वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर टेम्परेचर क्या मिलेगा माउंटेन्स के पास, ठंडा। और वो विंड क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर उठेगी और वहां पे जाके ठंडी होके वहां पे वो कंडेंसेशन हो जाएगी उसमें। जब वो माउंटेन पे जाएगी गर्म हवा है, वहां पे टेम्परेचर के कारण वो क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन में आ जाएगी, फिर बारिश होगी। तो ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल आपको पता है ओरोग्राफी का, माउंटेन से आया हुआ वर्ड है, तो ओरोग्राफी की रेनफॉल है, तो ये वहां पे बारिश करेगी। आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा ए। तो ये सिंपल क्वेश्चन से बिल्कुल ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।